नमस्कार। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे 138 एनआई एक्ट, चेक बाउंस में कानूनी अधिकार, दायित्व और समाधान की। यह एक ऐसा विषय है जिससे आम नागरिक, व्यापारी, कर्मचारी और उद्यमी लगभग हर व्यक्ति कभी ना कभी जुड़ता है। चेक बाउंस यानी बैंक द्वारा चेक का भुगतान अस्वीकार कर दिया जाना। क्या चेक बाउंस होने पर केवल आर्थिक नुकसान होता है या इसके गंभीर कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं? पीड़ित व्यक्ति के पास क्या अधिकार है और किन परिस्थितियों में आरोपी को सजा या जुर्माना हो सकता है? इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप अपने अधिकारों और कानून द्वारा उपलब्ध उपायों की सही जानकारी प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में आज के हमारे कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट संजय कुमार आर्य। आइए उनसे मुलाकात आपकी कराते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कानूनी सलाह में। मेरा आप सभी को नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, चेक बाउंस। तो सबसे पहले हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि चेक बाउंस क्या है और इसके लिए कानून में कौन सा एक्ट बनाया गया है। देखिए, चेक बाउंस ये अधिनियम हमारा 9 दिसंबर 1881 में पारित हुआ था और ये 1 मार्च 1882 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। जी। जी। तो चेक बाउंस क्या है सर? इसको अगर हम आम भाषा में समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे? देखिए, चेक बाउंस जब कोई पक्षकार एक दूसरे पक्षकार को अपने वित्तीय लेन-देन का आदान-प्रदान करता है और उस वित्तीय लेन-देन के आदान-प्रदान में कई प्रकार के कई तरह से भुगतान करते हैं। जैसे जैसे चेक बोरोवर द्वारा चेक को दिया जाना, एक प्रतिज्ञा पत्र होता है। दूसरा, प्रतिज्ञा पत्र के साथ-साथ क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट होता है, वो दिया जाता है। लेकिन इस आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा लेन-देन के विषय में चेकों का आदान-प्रदान ज़्यादा किया जाता है। जी। किन परिस्थितियों में 138 एनआई एक्ट जो है वो लागू होता है? देखिए, 138 एनआई एक्ट कहाँ लागू होता है? ये जब कोई एक पक्षकार, उधारकर्ता, जिसको बोरोवर कहते हैं, अपनी देनदारी के एवज में प्रदान करता है, तो वो चेक किन्हीं कारणों से बाउंस होता है और चेक देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चेक के उन दोनों पक्षकारों के बीच में ये सावधानी बरतनी चाहिए और एक अच्छे लेन-देन के लिए सबसे अच्छा माध्यम चेक का ही माध्यम है। जी। अगर हम बात करें कि चेक बाउंस का मामला कब एक अपराध की श्रेणी में आता है? देखिए, जब कोई बोरोवर, उधारकर्ता, अपनी देनदारी के एवज में चेक को चेक देता है और वो अ, किन्हीं 3 मदों में बाउंस हो जाता है। जैसे कि फंड्स सफिशिएंट, यानी कि अपर्याप्त निधि, उसके खाते में पैसे ना हों। दूसरा, सिग्नेचर मैच ना करते हों। जी। तीसरा तीसरा पेमेंट स्टॉप करा दी गई हो। तो 3 धाराओं में ये अपराध माना जाता है। जी। ये 3 धाराओं में, और किसी वजह से, तकनीकी कारण से, ओवर राइटिंग की वजह से, गलत तिथि भरने से ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी प्रकार का कोई तकनीकी कारण उत्पन्न हो रहा है या बैंक हाँ, के द्वारा किया गया है तो ऐसे में चेक बाउंस की श्रेणी में ये नहीं आएगा। हाँ, ये 138 एनआई एक्ट में नहीं आता है। जी। चेक बाउंस हो जाने पर जो आगे की कानूनी प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, जब चेक बाउंस किया जाता है, बोरोवर द्वारा देयकर्ता को चेक दिया जाता है और वो अपने अपने बैंक में, संबंधित बैंक में सबमिट करता है और वो चेक बाउंस होता है। मान लीजिए स्टॉप पेमेंट करा दिया जाता है या फंड्स इनसफिशिएंट के कारण होता है या क्या बोलते हैं, सिग्नेचर मैच नहीं हो पाते हैं, तो वो चेक बाउंस माना जाता है। उस बैंक
बैंक द्वारा जो चेक बाउंस होता है तो वो उसको इंटीमेशन देता है कि आपके द्वारा सबमिट किया गया चेक बाउंस हो गया है, कि आप यहाँ से मूल चेक और बैंक द्वारा एक रिटर्न मेमो खाताधारक को वापस कर दिया जाता है। जी, लीगल नोटिस भेजने की जो समय सीमा है वो क्या है सर? देखिए, जब चेक बाउंस किया जाता है और वो खाताधारक उसको चेक वापस कर दिया जाता है, इन परिस्थितियों में चेक बाउंस होता है और वो खाताधारक उसको वापस कर दिया जाता है, तो चेक बाउंस की तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर उसको लीगल वे में एनआई एक्ट में प्रोविज़न है, लीगल वे में वो 30 दिन के अंदर अंदर वो बोरोवर को एक लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता से या अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। जी, लीगल नोटिस मिलने के बाद जो चेक जारी करता है व्यक्ति, उसके पास में कानूनी क्या विकल्प रह जाता है? देखिए, इसमें प्रोविज़न ये है चेक बाउंस में 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस भेजा जाता है, चेक बाउंस की तिथि के 30 दिन के अंदर अंदर जब वो नोटिस भेजा जाता है और जो बोरोवर है, जो चेक दाता है, जब उसको वो नोटिस प्राप्त हो जाता है, तो उसको उस मैटर को सॉल्व करने के लिए 15 दिन का समय लीगल वे में 15 दिन का समय नोटिस में मेंशन किया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर मेरे क्लाइंट के पास आए और इस मैटर को सॉल्व कर लें और जो धनराशि आपके ऊपर दे है वो धनराशि वापस अदा कर दें। जी, धारा 138 के तहत शिकायत कब और कहाँ पर की जा सकती है सर? देखिए, इसके 2 विकल्प हैं। जी, धारा 138 के अंदर 2 विकल्प हैं। आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद 15 दिन में नोटिस प्राप्ति के बाद वो डेट मैच्योर हो जाती है। उस 15 दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आप कोर्ट डायरेक्टली केस फाइल कर सकते हैं, संबंधित कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप संबंधित थाने में भी जा सकते हैं। जी, संबंधित थाने में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उस एफआईआर में एक तहरीर आपको संबंधित थाने को कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को देनी होती है कि मेरे द्वारा ये चेक सबमिट किया गया था, उस पर मेरी इतनी धनराशि दे है, उसने मेरी धनराशि का भुगतान नहीं किया है और वो जो धनराशि है वो देने में आनाकानी कर रहे हैं और जो उसने मुझे ये चेक बाउंस एज ए प्रतिज्ञा पत्र दिया था वो बाउंस हो चुका है, तो संबंधित थाना उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है और 420 और 406 आईपीसी में वो केस फाइल कर सकते हैं। जी। इसमें अगर हम बात करें सजा के जो प्रावधान है वो क्या है और जुर्माना इसमें क्या लग सकता है? देखिए, इसमें सज़ा का प्रावधान की बात है, जब कोई व्यक्ति केस फाइल करता है और मेरिट पर डिसाइड होता है तो सज़ा इस एक्ट के अंदर, अधिनियम के अंदर मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। जी, और एक्ट में ये भी प्रोविज़न है, जो बोरोवर द्वारा चेक दिया गया है, जितनी धनराशि का चेक दिया गया है उस धनराशि के दुगने तक आप पे जुर्माना फाइन हो सकता है। जी। कॉम्प्रोमाइज़ की अगर हम बात करते हैं, समझौता इसमें किस तरह से होता है? और अगर समझौता कर दिया जाता है, तो क्या ये केस जो है वो समाप्त हो जाता है एनआई एक्ट के अंतर्गत जो केस फाइल होता है? हाँ, बिल्कुल श्योर, ये बात सही है। समझौता बाहर भी कर सकते हैं आप और कोर्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए, वर्ष 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ आया था, मध्य प्रदेश लीगल सर्विसेज वर्सेज प्रेम जैन के अंदर उसमें एक रूलिंग दी गई है कि यदि लास्ट मोमेंट तक जजमेंट होने से पहले दोनों पक्षकारों के मध्य जी, कोई समझौता फाइनल होता है तो उसमें फिर जुर्माने का या दंड का कोई प्रावधान नहीं है। उस समझौते के आधार पर पक्षकारों के मध्य वो केस डिसाइड करा सकते हैं। जी। आप एक अधिवक्ता हैं और काफ़ी समय से ऐसे मामलों को देख रहे हैं, तो आप क्या राय देना चाहेंगे कि समझौता एक अच्छा विकल्प है इस तरह के मामलों में? देखिए, मेरा ये मानना है समझौता सबसे अच्छा विकल्प है जी, और समझौता कोर्ट के अदालत के बाहर किया जा सकता है और मौखिक रूप से भी हो सकता है और लिखित रूप में भी हो सकता है। जी, और जब कोई केस विचाराधीन होता है
और आपका समझौता मान लीजिए बाहर हो जाता है, कोर्ट से बाहर हो जाता है, तो आप पक्षकार, दोनों पक्षकार माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि हम पक्षकारों का समझौता हो चुका है, हम इसमें आगे आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। कंप्लेनेंट यानी कि परिवादी की ओर से एक एप्लीकेशन मूव होती है 257 CRPC में, जिसके तहत वो केस विड्रॉ किया जा सकता है और वो वहीं डिसाइड किया जा सकता है। जी। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के रूप में दिए गए चेक पर क्या एनआई एक्ट की धाराएं लागू होती हैं? देखिए, सिक्योरिटी के चेक, हाँ बिल्कुल होती है। यदि सिक्योरिटी द्वारा दिए गए चेक का आप मिसयूज करते हैं, जी। मान लीजिए कोई बोरोवर सिक्योरिटी के रूम में चेक आपको पेश कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है, उसका मिसयूज करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ आती है इस कानून में, ये भी है कि आपने किस बाबत आप चेक दे रहे हैं। जी। यदि आप उसमें MOU, अब दोनों पक्षकार MOU लिख लेते हैं और बाहर MOU लिखकर यानी कि अनुबंध पत्र बनाकर MOU एक लिख लेते हैं और उसमें मेंशन किया जाता है कि जो चेक दिया जा रहा है वो बतौर सिक्योरिटी दिया जा रहा है, और सिक्योरिटी के रूम में जो उसको अमाउंट देनी होती है वो वापस नहीं कर पाते हैं, तब उसको आप चेक अपने बैंक में लगा सकते हैं, उस पर केस फाइल कर सकते हैं। अन्यथा अन्यथा जो सिक्योरिटी के रूम में जो MOU में अनुबंध पत्र में मेंशन किया जाता है और उस कंडीशन को उस शर्तों को सारा पूरा किया जा सकता है, वो चेक फिर से वापस किया जा सकता है। जी। सर, पोस्ट डेटेड चेक्स क्या होते हैं और क्या इनके बाउंस होने पर भी एनआई एक्ट की धारा में ये आते हैं? देखिए, पोस्ट डेटेड चेक NI एक्ट में नहीं आते हैं। जी। पोस्ट डेटेड चेक, PDC चेक तब आते हैं आने वाली तिथि का आपने कोई चेक दे दिया, यदि आप प्री टाइम से पहले, जी। उस समय से पहले बैंक में प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो बाउंस नहीं होता, वो चेक आपको वापस कर दिया जाएगा और वो NI एक्ट में नहीं आता है। जी। कंपनी या फर्म द्वारा चेक बाउंस होने की जिम्मेदारी किसकी होती है अगर कंपनी के द्वारा या किसी फर्म के द्वारा चेक बाउंस हो जाता है? देखिए, कंपनी जिस भी व्यक्ति को अपना ऑथराइज पर्सन घोषित करती है, जी। उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। जी। और ऐसी स्थिति में कंपनी में भी केस, और जो प्रोपराइटर होते हैं, ऑथराइज पर्सन है, उस पर भी केस फाइल किया जा सकता है। जी। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में धारा 138 को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसका महत्व है संजय जी? देखिए, बड़ा अच्छा महत्व है। आधुनिक समय में लेन देन का सबसे अच्छा साधन है। बिल्कुल। ये अपराध की श्रेणी में आता भी है, नहीं भी आता है। यदि चेक बाउंस होता है तो अपराध की श्रेणी में आता है, और चेक बाउंस नहीं होता है, वो टर्म्स कंडीशन पूरी हो जाती है, तो वो चेक बाउंस की श्रेणी में नहीं आएगा। जी। दैट्स वाई। चेक स्वीकार करते समय हमें किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? और ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है जो हर किसी के मन में रहता है। देखिए, 2 प्रकार के चेक जारी किए किए जाते हैं। जी। एक बेयरर चेक होता है, एक अकाउंट पेइंग चेक होता है। जी। यदि आप अकाउंट पेइंग चेक लेते हैं अपने देनदारी के एवज में, लेनदारी से ले बोरोवर से, तो उसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? नंबर 1, उसमें तिथि स्पष्ट अंकों में होनी चाहिए। जी। बोरोवर का नाम स्पष्ट हस्ताक्षरों में होना चाहिए। जी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। जो शब्द, जो अमाउंट शब्दों में भरी जानी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए। जी। और उस चेक को देते समय अगर आपके सामने कोई अन्य व्यक्ति गवाह के रूम में उपस्थित है, तो उसके भी साइन ले लेने चाहिए। जी। और सबसे अच्छा सावधानी यह है कि चेक देते समय किस बाबत आप चेक दे रहे हो, एक MOU, मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से, जी। एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनुबंध पत्र बना लेना चाहिए। जी। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को आमतौर पर कौन-कौन सी ऐसी सावधानियां रखनी चाहिए जिससे चेक बाउंस होने की जो कारण है या चेक बाउंस हो सकता है हो सकता है वो उससे कम? बचा जा सके, जी। उससे बचा सके। देखिए, उसको ये महत्वपूर्ण बात है, चेक जारी करते समय चेक जारी समय अ, आपके खाते में जितने अमाउंट का, धनराशि का आपने चेक जारी किया है, सफिशिएंट अमाउंट उस तिथि पर होनी चाहिए।
अगर ऐसी परिस्थिति में आपके खाते में जितने अमाउंट का, जितनी धनराशि का आपने चेक जारी किया है, आपके खाते में वो धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो चेक बाउंस होगा, फिर आप पे केस होंगे, लिटिगेशन चलेंगे, कोर्ट में जाएंगे। तो यही ध्यान, इस ध्यान को अवश्य ध्यान में रखना, तभी चेक तभी जारी करें जब आपके खाते में रुपयों की व्यवस्था या धनराशि की व्यवस्था हो। जी। हाल के वर्षों में अगर हम बात करें तो न्यायालयों में 138 से जुड़े मामले आते हैं, तो ऐसे में कौन-कौन से ऐसे सिद्धांत स्थापित किए गए हैं संजय जी, जिससे जनता को सहूलियत हो? देखिए, हाँ, ये बात सत्य है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो अदालतों में केस विचाराधीन हैं, वो सबसे ज़्यादा चेक बाउंस के मुकदमे आ रहे हैं। जी। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे क्या मैक्सिमम व्यक्ति, अधिकांशतः लोग इस चेकों का मिसयूज़ करते हैं। और देने वाले चेक देने वाला भी, जारी करने वाले भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाते, सामने वाले व्यक्ति को एक सिर्फ हस्ताक्षर करके ब्लैंक चेक इशू कर देते हैं। वो उनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। और चेक तभी जारी करें जब आपके खाते में रुपयों की व्यवस्था हो, और सावधानी ये भी बरतनी चाहिए, उसको चेक को पूरे जितने भी मद हैं उसमें सब में क्लियरली भरा जाना चाहिए। ये ब्लैंक चेक आपको जी। नहीं देना। जी। अगर हम लोक अदालत की बात करते हैं, तो लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का समाधान कितने कितने हद तक आप समझते हैं कि ये संभव है? देखिए, जहाँ तक लोक अदालतों का सवाल, ये सम्मन ट्रायल है जी। और कॉग्निजेंस ऑफेंस है, सम्मन ट्रायल है। और लोक अदालतों में इसका समझौता किया जा सकता है। जी। माननीय न्यायालय दोनों पक्षकारों को नोटिस भेजकर समझौते के लिए कॉल कर सकती है, बुला सकती है, और लोक अदालत में उसको सुलझाया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता है। अगर कोई भी पक्षकार लोक अदालत में जाना चाहता है, तो ऐसे में वो क्या कानूनी प्रक्रिया को अपनाए? बड़ा सिंपल सा तरीका है जी। देशबंधु जी, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपका कोई किसी माननीय न्यायालय में केस पेंडिंग है, जी। ठीक है, आप समझौता करना चाहते हैं, तो एक आने वाली नियत तिथि से पूर्व एक सिंपल सा प्रार्थना पत्र, साधारण प्रार्थना पत्र लिखकर आप माननीय न्यायालय में दाखिल कर दें, और लोक अदालत में जो भी आने वाली लोक अदालत है उसमें आपका वो डेट फिक्स हो जाएगी। आप उपस्थित होकर वो माननीय न्यायालय में अपना केस का निपटारा करा सकते हैं। जी, और जैसे कि आपने पहले भी कहा कि मध्यस्थता के माध्यम से या आप आपसी समझौता अगर कर देते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, जिससे इस तरह के जो विवाद हैं, उनका हल किया जा हाँ, सकता है। बिल्कुल हल किया जा सकता है और बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, माननीय न्यायालय या कोर्ट भी मध्यस्थता पे जोर देती है। जी। और कई बार ऐसा होता है, मीडिएटर एक सेंटर होता है माननीय न्यायालय में, तो जब दोनों पक्षकार चाहते हैं कि हम अपने केस का निस्तारण समझौते के आधार पर करा लें, या कराना चाहते हैं, तो मध्यस्थता एक मीडिएशन सेंटर में भी वो अपने केस का ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मीडिएशन सेंटर के माध्यम से भी आप अपने केस का समझौता कर सकते हैं। जी। संजय जी, आपने शुरुआत में भी एक बात कही थी, अगर कोई ब्लैंक चेक ले लेता है या सिग्नेचर किया हुआ चेक दे देता है कि आप इस चेक को उस तिथि पर, जो भी देय तिथि वो निर्धारित करते हैं, उस पर लगा दीजिए, और ऐसे में वो चेक वहाँ उस तिथि पर जब हम चेक लगाते हैं, तो वो अगर बाउंस हो जाता है, तो ऐसी जो प्रक्रियाएँ हैं, क्या ये सही है कि हम ब्लैंक चेक को रख लें? हम कई मामले देखते हैं, व्यावहारिकता में देखते हैं कि जो ब्लैंक चेक है वो लोग ले लेते हैं। जी। देखिए, लेने वाला जी। व्यक्ति जिस भी परिस्थिति में आप चेक देंगे वो ले लेगा ब्लैंक चेक, और वो लेने वाला व्यक्ति ज़्यादातर यही चाहेगा कि सिर्फ देने वाला, चेक जारी करने वाला व्यक्ति वो साइन कर दे और ब्लैंक छोड़ दे। बिल्कुल। और ऐसी अवस्था में वो चेकों का मिसयूज़ किया जाता है। और जब मेरिट पे डिसाइड होते हैं, तो इसका लॉस, इसका हानि चेक जारीकर्ता को 100% होता है। जी। क्योंकि एक माननीय न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, मैं रूलिंग मुझे याद नहीं आ रही, कि यदि ब्लैंक चेक पर भी आपके हस्ताक्षर मतलब आपके द्वारा किए गए हस्ताक्षर ब्लैंक चेक पे हैं, तो उसमें आप बचने के चांसेस
आपके पास नहीं होते। बिल्कुल, और तभी हमने इस बात को आपके माध्यम से अपने दर्शकों के साथ भी रखा कि इस तरह की गलतियां आप न करें। भविष्य में ना करें। जी। चेक बाउंस के मामलों में जो आम लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, आप देखते होंगे, वो क्या है सर? देखिए, चेक के मामलों में ज़्यादातर आजकल मैं अपने सिटी की बात बताता हूँ, जी। देहरादून की बात बताता हूँ। प्रॉपर्टी के मामले में ज़्यादातर जी। चेकों का आदान प्रदान किया जाता है। जी। चेकों का आदान प्रदान किया जाता है। तो कोशिश ये रहे पक्षकारों के मध्य या चेक जारी करने वाले के माध्यम से कि वो चेकों का आदान प्रदान ना करें। और जहाँ तक किसी प्रॉपर्टी को यानी कि सेल परचेज करते हैं और जैसे सेल डीड वगैरह में होते हैं, चेक मेंशन करा देते हैं, तो चेक मेंशन ना कराएं। वो इसके और भी साधन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है, तकनीकी साधन है कि आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जी। एनएफटी के माध्यम से कर सकते हैं, डीडी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन चेक से जितना हो सके उतना बचा जाए। कई बार बैंक की तकनीकी कारण की वजह से भी चेक बाउंस हो जाते हैं, जिसमें सारा लॉस चेक जारी करने वाले व्यक्ति को उठाना पड़ता है। जी। अगर हम न्यायालय की बात करें, चेक बाउंस के मामलों की बात हम इसमें कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन से न्यायालय में, किन न्यायालयों की शरण हम ले सकते हैं, सक्षम न्यायालयों की? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। न्यायालय का जो जुरिडिक्शन होता है, जी। जिस दो प्रकार के जुरिडिक्शन होते हैं। एक तो जहाँ जहाँ आपका अकाउंट है वो किस संबंधित थाने के अंतर्गत आता है, आपका एड्रेस, आपका मूल निवास कहाँ का है, वो किस थाने के अंतर्गत आता है। उस थाने के अंतर्गत थाने का जो जुरिडिक्शन जिस न्यायालय में होगा, चेक केसों के बाद उसी न्यायालय में फाइल किए जाते हैं। जी। अगर हम बात करें कंप्लेन की, तो कंप्लेन का जो निस्तारण करने का जो समय सीमा है, ये क्या हो सकती है? देखिए, कंप्लेंट की सीमा चेक बाउंस के बाद कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है। जी। और कॉज ऑफ एक्शन चेक बाउंस के बाद अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो लीगल नोटिस भेजा जाता है, वो भी कॉज ऑफ एक्शन उस समय से शुरू हो जाता है। जी। और थाने के माध्यम से भी आप केस फाइल करा सकते हैं और डायरेक्ट अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी माननीय न्यायालय में केस फाइल करा सकते हैं। सर, इसकी कोई क्या समय सीमा है? हाँ, चेक बाउंस की समय सीमा है। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ, जी। जब कोई चेक बाउंस होता है, बैंक के द्वारा बाउंस होता है और रिटर्न मेमो और मूल चेक आपको वापस मिलता है, तो चेक बाउंस की तिथि से 15 दिन के अंदर अंदर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजा जाता है। जी। जब वो लीगल नोटिस जारीकर्ता को मिल जाता है, उससे 15 दिन का समय चेक जारीकर्ता को दिया जाता है और उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि वो अपनी देनदारी इन 15 दिनों के अंदर अंदर निपटा ले। और यदि वो 15 दिनों के अंदर अपनी देनदारी नहीं निपटा लेते हैं, तो 15 दिन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर, यानी अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, वो माननीय न्यायालय में किसी भी तिथि पर, 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी तिथि पर माननीय न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध केस फाइल कर देगा। जी। हमने आम नागरिकों के बारे में इस कार्यक्रम में बात की। संजय जी, हम बात करें अगर व्यापारी वर्ग की, जो लोग बिजनेस क्लास से आते हैं, तो ऐसे में चेकों का जो आदान प्रदान है, हम देखते हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो हाँ, उनके लिए क्या खास सावधानी आप बताना चाहेंगे कि वो एनआई एक्ट 138 इसमें कम से कम उनके ऊपर किसी प्रकार के जो मुकदमे हैं, मामले, वो आए? जी। देखिए, ये चेक करा लें जिससे आपके व्यावसायिक संबंध है जी। और जहाँ पर चेकों का आदान प्रदान होता है, ये श्योर हो जाए आप। और अपने मुंशी के माध्यम से या अपने सीए के माध्यम से या अपने बैंक के माध्यम से जो चेक जारी करता है, बैंक में जाकर ये जानकारी ले लें क्या वास्तव में उसके खाते में जो चेक जारी किया गया उतनी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है या नहीं है। जी। यदि पर्याप्त धनराशि है तो तभी चेक प्राप्त करें, अन्यथा चेक प्राप्त ना करें। जी। आम नागरिकों के लिए आपके जो सुझाव हैं, इस कार्यक्रम में हमने एक विस्तृत चर्चा इस पर की है, तो आप क्या कानूनी सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, बड़ा अच्छा अधिनियम है, बड़ा अच्छा अधिनियम है। और जी। चेकों के माध्यम से जो आदान प्रदान होता है, चेक देने वाले और चेक लेने वाले दोनों के बैंकों में
बैंक द्वारा एंट्री दर्ज की जाती है और उसका रिकॉर्ड सारा बैंकों में आ जाता है। बड़ा अच्छा साधन है और चेक कोई भी इशू कर सकता है, कोई भी जारी कर सकता है, लेकिन चेक तभी ऐसी अवस्था में प्राप्त करना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि वास्तव में जिसने चेक जारी किया है वो चेक बैंक अकाउंट में लगाने से पहले उसके खाते में उसके बैंक से संबंधित खाते से ये पूरी जानकारी प्राप्त कर ले कि वास्तव में उसके बैंक में इतनी धनराशि की व्यवस्था है या नहीं है। तो इससे अच्छा साधन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई और भी साधन होते हैं धनराशि लेन देन के, जैसे कि आरटीजीएस हो गया, एनएफटी हो गया। कई बार गलत अकाउंट मेंशन हो जाता है जी। कई बार बैंक की तकनीकी कारण की वजह से किसी और के खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। जी। तो उन सब से बचने के लिए बैंक जो चेक जारी होता है, सबसे अच्छा जो विकल्प है वो चेक ही है, चेक का आदान प्रदान ही है। बिल्कुल। और आपने इस कार्यक्रम में ये ज़रूर बताया कि किसी भी तकनीकी अगर कोई परेशानी हो जाती है तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, बल्कि संबंधित बैंक के पास जाएं और कहें कि किस कारण जाने कि किस कारण उनका चेक बाउंस हुआ है। जी बिल्कुल, जी। ये बात सही है कि अपने बैंक के पास जाए और बैंक आपको फिर भी मौका देता है। जी। और जो बैंक जो चेक जारी करता होता है और जिसको चेक दिया जाता है उससे भी आप समय ले सकते हैं और रुपयों की व्यवस्था करके अपने अकाउंट में रुपयों की व्यवस्था कर लें और पुनः चेक जारी जिसके फेवर में किया गया है तो उसको फिर कहा जा सकता है कि आप चेक द्वारा अपने बैंक में दर्ज करा सकते हैं। तो इस बीच में कोई आपके ऊपर कोई लिटिगेशन या वाद विवाद उत्पन्न नहीं होगा, ना ही माननीय न्यायालय में कोई केस दर्ज होगा। जी। संजय जी, आपने समय दिया और इस कार्यक्रम में एक विस्तृत चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको चेक बाउंस से जुड़ी स्पष्ट जानकारी मिली होगी। याद रखें, समय पर कानूनी कार्रवाई और सही सलाह आपके अधिकारों की रक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। यदि आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।